Hello friends, I welcome you to this continued series of this chapter in physical chemistry called thermodynamics. हम लोगों ने कल तक थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीट फ्लो के बारे में बात की और हीट फ्लो के अलग अलग बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात की। ये पता चला कि हम लोग को कि अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हो सकते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो सकते हैं, जिन प्रोसेसेस को हम लोग इमेजिनरी फॉर्मेट के अंदर ऐसे सोचते हैं कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर अकर कर रहा हो, वर्क मैक्सिमाइज करने के लिए, उस प्रोसेस की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा कोई वर्क दे सकता है तो वो कितना दे सकता है। बहरहाल इसके साथ साथ अलग टाइप के प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व थे, जिनके अंदर हम लोगों ने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसेंट्रोपिक, आइसेंथैल्पिक प्रोसेसेस और एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में बात की। अब थर्मोडायनामिक्स के इस सफर में आगे चलते हुए हम लोग इन सारे प्रोसेसेस और बेसिक फंडामेंटल से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। यहां पर हम लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन से पाला पड़ेगा, अलग अलग टाइप की इक्वेशंस जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, इक्वेशंस ऐसी जिनको लेकर के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स भी सामने आ सकते हैं। इवेंचुअली जब हम लोग इस चैप्टर की प्रोग्रेस में चलते हैं, इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं, तो उसके अंदर हम लोग अब थर्मोडायनामिक्स के बाद सबसे पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पहुंच जाएंगे। The starting law with which thermodynamics is initiated is called the zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics का नाम zeroth law इसलिए पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कवर करने के बाद बना था। तो इवेंचुअली फर्स्ट लॉ देने के बाद जब कोई लॉ बना, लेकिन इसकी जो पोजीशन थी वो फर्स्ट लॉ से पहले आनी चाहिए थी, इसलिए इसका नाम zeroth लॉ डाल दिया। zeroth law of thermodynamics थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का लॉ है। इक्विलिब्रियम का लॉ मतलब कि लेट अस जस्ट ट्राई टू एनालाइज द स्टेटमेंट फर्स्ट। पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर लेते हैं और एक बार समझ में आ जाएगी उसको लिख लेना, उसको थोड़ा बहुत यहीं पर ही याद करने की कोशिश कर लेना ताकि घर पे काम थोड़ा कम रहे। zeroth law of thermodynamics says that if three bodies are kept in contact with each other as shown, I have three bodies in contact with each other, supposing body 1, body 2 and body 3. These are in contact with each other, and body 1 and body 2 lie in thermal equilibrium. This is statement 1. Statement 2 says body 2 and body 3 lie in thermal equilibrium. Then body 1 and body 3 must also lie in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम के लॉ का मतलब सिर्फ इतना है कि सपोजिंग मेरे पास तीन बॉडीज कांटेक्ट में हो, आपस में एक दूसरे के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 का जो टेम्परेचर है वो सेम है, बॉडी 2 और बॉडी 3 का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो अगर बॉडी 1 और बॉडी 2 आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी 2 और बॉडी 3 आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी 1 एंड बॉडी 2, बॉडी 3 विल ऑटोमेटिकली लाई इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। zeroth law of thermodynamics, ज्यादातर थर्मोडायनेमिकल लॉज कॉमन ऑब्जर्वेशन पर, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। कॉमन सेंस की एप्लीकेशन करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि अगर दो बॉडीज आपस में सेम टेम्परेचर पे है, बॉडी 2 और बॉडी 3 आपस में सेम टेम्परेचर पे है, ऑटोमेटिकली बॉडी 1 और बॉडी 3 भी आपस में सेम टेम्परेचर पर ही रहेंगे। क्यों ना इस चीज को लेकर के हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल निकाल ले कि zeroth law of thermodynamics की एप्लीकेशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में किस फॉर्म में आती है। सो सपोजिंग I put forward a numerical for you. If 500 gram
of water at 100 degrees Celsius is mixed with 300 grams of water at 0 degrees Celsius, what will be the final temperature ऑफ द मिक्सचर? 500 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा हूं, उसको मैंने 300 ग्राम पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फीला पानी है उसके साथ मिक्स कर दिया। तो अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि मुझे यह बताओ कि इन दोनों टाइप के पानी को मिक्स करने के बाद वाटर का नेट टेम्परेचर क्या होगा, मिक्सचर का नेट टेम्परेचर क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि यह चीज बहुत मुश्किल है। फ्रॉम योर यंगर क्लासेस यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट Q इज इक्वल टू M इंटू C into delta T. Q is equal to M into C into delta T. M refers to mass of the system और mass of water which is present inside the system. अब जरूरी बात है यहां पर जो heat exchanges हैं वो पानी के बीच में हो रहे हैं। C is specific heat of water. Specific heat of water is 4.184 joule kilogram per degree Celsius. And delta T is the change in temperature. Change in temperature मतलब कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रही है। मेरे को इतना पता है कि let the final temperature after equilibrium be T डिग्री सेल्सियस। मान लो कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में Q फॉर हॉट वाटर मस्ट बी इक्वल टू Q फॉर कोल्ड वाटर। अब इस Q को हमें डिफाइन करना है। जरूरी बात है जो गर्म पानी होगा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो हीट लूज करेगा, और जो ठंडा पानी होगा जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो हीट गेन करेगा। तो दोनों साइड पर एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिप डाउन करेगा और एक जगह 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अपलिफ्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिकली आई कैन से M1 मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 100 माइनस T। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर था, जरूरी बात है वो घट के T डिग्री सेल्सियस तक आएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाय, अब वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर था वो बढ़ के T डिग्री सेल्सियस तक आएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, इसको T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कर दो ऐसे। स्पेसिफिक हीट तो दोनों साइड पे वैसे ही कट जाएगी। इनिशियल मास था 500, स्पेसिफिक हीट कट गई इंटू 100 माइनस T मस्ट बी फाइनल मास था 300 मल्टीप्लाइड बाई T। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 500 T विल बी इक्वल टू 300 T। यहां फिर टेम्परेचर T जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 62.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब आप 100 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ मिलाओगे तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यह याद रखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का जो फिनोमिनन है उसका जो फंडा है वो सिर्फ इतना है कि जो हॉटर बॉडी होगी वो कूल डाउन होगी, जो कूलर बॉडी होगी वो हीट अप होगी। तब तक ये दोनों बॉडीज आपस में हीट एक्सचेंजेस करते रहेंगे जब तक कि दोनों बॉडीज एक कॉमन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाते। हमारा पर्पस जीरो क्लॉफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में नॉर्मली यही कॉमन टेम्परेचर निकालने का होता है। अगर हम लोग ये कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि अगर एक बॉडी के पास ज्यादा हीट है और एक बॉडी के पास कम हीट है तो हीट नॉर्मली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगी। तो इस ट्रांसफर के बाद उन दोनों बॉडीज का जो कॉमन टेम्परेचर होगा, जरूरी बात है वो उन दोनों के टेम्परेचर के बीच में ही लाई करेगा। यह तो नहीं हो सकता कि एक बॉडी अपने टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे चली जाए, 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी की ना अगर क्रिएशन होती है और ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगी तो कांटेक्ट में आने के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो उन दोनों बॉडीज के बीच में आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ही चीज बोलते हैं कि इफ एनर्जी और हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इन दैट सिचुएशन वी नीड टू कंजर्व हीट। तो जब मैंने यहां पर ये लिखा
Q ऑफ हॉट वाटर इज इक्वल टू Q ऑफ कोल्ड वाटर, इसका बेसिक मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का, हीट कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्व हो रही है, हीट कंजर्व हो रही है, इसका सिंपल मतलब इतना होता है कि जितनी हीट एक बॉडी लूज करेगी उतनी ही हीट दूसरी बॉडी गेन करेगी। तो हम लोग को बस और कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला है MC इंटू डेल्टा टी, ये तो आपने बहुत यंगर डेज से सीखा होता है, ये तो आपको बहुत यंगर डेज से पता होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कितनी होती है, बॉडी टू बॉडी वो कैसे वेरी करती है, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। और हमको करना कुछ नहीं है, एक बॉडी हीट लूज कर रही है, एक बॉडी गेन कर रही है, बस उन दोनों हीट्स को हमें बराबर कर लेना। सो लेट अस नाउ, अब इसके बाद लेट अस कम डाउन टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट वाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन लॉ। जैसे जीरोथ लॉ एक कॉमन सेंस का लॉ था, कॉमन ऑब्जर्वेशन का लॉ था, उसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन का लॉ है। हम लोग इसको अलग अलग स्टेटमेंट्स के फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट में हम बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed. If a body transfers heat to another body, then the same amount of heat must appear in it. Energy forms can change, but energy cannot be destroyed. The total energy of the universe is constant. The total energy of an isolated system is constant. चलो, अलग अलग सोच के हिसाब से, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के हिसाब से वैज्ञानिकों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कॉमन ऑब्जर्वेशन को अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स दी। अलग अलग समय में से इवॉल्व होने वाले डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स का जो मेन फोकस था वो एक ही था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ था। मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर 6 स्टेटमेंट्स लिख दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जबकि इन सारी स्टेटमेंट्स के पीछे जो सोच है वो सोच एक ही है। एक बात याद रखिए, वो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सपोजिंग हम लोग इसी चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, तो एज अ रिजल्ट हम एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ना तो एनर्जी की क्रिएशन पॉसिबल है, ना एनर्जी की डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है।
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं करती. As energy cannot be created and cannot be destroyed, he says if a body transfers heat to another body, then the same amount of heat must appear in it. अगर Q amount of heat मैं लूज कर रहा हूं दूसरी बॉडी को, मैं Q amount of heat लूज कर रहा हूं, तो दूसरी बॉडी में कितनी हीट अपीयर होगी? Q ही अपीयर होगी. वो इसका कहने का मतलब ही है कि जितनी हीट मैं लूज करता हूं दूसरी बॉडी उतनी हीट गेन करती है. जितनी हीट मैं लूज करता हूं दूसरी बॉडी उतनी हीट गेन करती है. कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. इसका मतलब एनर्जी का अनअकाउंटेबल लॉस नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए, हमको यही नहीं पता चल रहा कि हीट या एनर्जी गई कहां पर. अगर एक बॉडी हीट लूज कर रही है और दूसरी बॉडी हीट गेन कर रही है, तो जिस बॉडी ने हीट लूज की है उसकी लॉस्ट अमाउंट ऑफ हीट दूसरी बॉडी के गेन्ड अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो. वो कहते हैं एनर्जी फॉर्म्स कैन चेंज बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. फॉर्म चेंज हो सकता है, आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. जो एनर्जी की कन्वर्जन्स है उसकी जो इंटर कन्वर्जन्स है वो संभव है, वो पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि एनर्जी का एक फॉर्म ही रहेगा, एक फॉर्म उसका दूसरे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन किसी भी स्थिति में आप किसी एनर्जी के ट्रांसफर के टाइम पर या हीट के ट्रांसफर के टाइम पर किसी तरह का परमानेंट लॉस इनकर नहीं करोगे. आप ये नहीं कहोगे सर हमको तो यही नहीं पता चला 20 जूल उसने रिलीज की थी, 15 जूल तो यहां पे अकाउंट हो रही है, लेकिन 5 जून का कोई अता पता नहीं. साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स में नहीं चलती कि हीट का अता पता नहीं, कि हीट कहां गई, हमें ऐसा नहीं पता. साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी की इंटर कन्वर्जन हो रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हीट की कैलकुलेशन, हीट की टोटलिंग बराबर होगी, हमेशा सही होगी. इसके अंदर हीट का लॉस, अनड्यू टाइप का लॉस नहीं होगा. इसी चीज को बताने के लिए कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कुल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है. एनर्जी कॉन्स्टेंटली बढ़ नहीं रही और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही. एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही. तो कहते हैं जितनी एनर्जी क्रिएट होनी थी हो गई. यूनिवर्स के स्टार्ट में यूनिवर्स के पास जितना एनर्जी कंटेंट था उतना एनर्जी कंटेंट कांस्टेंट है. तो आज की तारीख में हमारे साथ यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं. आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी चलती है, जरूरी बात है कि आप एनर्जी कंज्यूम करते हो. तो वो एनर्जी किस फॉर्म में, वो तो फूड के स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, और फूड जो होता है वो नेचर के फॉर्म में प्रेवलेंट होता है. तो साइंटिस्ट कहते हैं या तो एनर्जी के फॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरलाइन, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. एनर्जी फॉर्म्स कैन चेंज, एनर्जी के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं. बॉडी ट्रांसफर्स हीट टू अनदर, देन द सेम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट अपीयर इन द अदर बॉडी ऑल्सो. अब यूनिवर्स का जो स्मॉल प्रोटोटाइप है हमारे पास यहां पर अर्थ पे, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है जिसके बॉर्डर के अगेंस्ट ना तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है और ना मास का ट्रांसफर हो सकता है. आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अक्रॉस ना एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है और ना मास का ट्रांसफर पॉसिबल. तो वो कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. यूनिवर्स हो गया, कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. साइंटिस्ट कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में भी एनर्जी कंटेंट हमेशा कांस्टेंट होता है. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊं, एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाऊं जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोशन दे रही है, मुझे कॉन्स्टेंटली वर्क दे रही है, लेकिन एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही? साइंटिस्ट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज नॉट पॉसिबल. कि आपको कोई मशीन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क दिए चले जा रही है. एक मशीन आपको कांस्टेंट मैकेनिकल वर्क, यूजफुल मैकेनिकल वर्क, लोकोमोशन, किसी फॉर्म की मूवमेंट दिए चले जा रही है, लेकिन वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो ही सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परपेचुअल मोशन. परपेचुअल का मतलब होता है बार 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 बार. इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट परफॉर्म्स वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. जो काम करे लेकिन काम करने के एवज में वो कोई एनर्जी कंज्यूम ना करे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इतनी सारी स्टेटमेंट्स में, इतनी सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, इन सारी स्टेटमेंट्स के पीछे की सोच सिर्फ एक ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. आइए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई प्रूफ तो नहीं है, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हमारी कॉमन सेंस है, इसको एक मैथमेटिकल विजन दे देते हैं, इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं. सपोजिंग आई हैव अ गैस विच इज प्रेजेंट इन साइड अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और इसके अंदर हमारी गैस प्रेजेंट है ऐसे करके. सपोजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज E1 which is contained in this particular vessel. अब इस E1 गैस के ऊपर जो इस वेसल में कंटेन्ड है, let us supply Q amount of heat.
सपोजिंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैं इस वेसल को, इस सिलेंडर को सप्लाई कर रहा हूं, और ऊपर की साइड से आई एम परफॉर्मिंग डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क। मैंने सिस्टम के ऊपर काम किया। तो जब मैंने सिस्टम के ऊपर काम किया तो मेरे काम करने की वजह से, वर्क करने की वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। और नीचे से अगर मैंने मोमबत्ती जला दी तो मोमबत्ती के जलने की वजह से भी आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। मान लो कि ये सब कुछ होने के बाद मैं उसी पिस्टन सिलेंडर असेंबली पे आ जाता हूं, जिस पिस्टन सिलेंडर असेंबली के अंदर मेरी ये गैस कंटेंट है। मान लीजिए कि इस गैस की इंटरनल एनर्जी अब E1 से बढ़ के E2 हो गई। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें ना तो E1 के बारे में पता है, ना E2 के बारे में पता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इस चीज का स्पष्टीकरण किया था कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं पता होती, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल। हम ये तो नहीं बता सकते कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू क्या होगी, मुझे नहीं पता, E2 की वैल्यू क्या होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हां, मुझे एक चीज पता है कि अगर ये इंटरनल एनर्जी E1 से E2 तक बढ़ जाती है तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस वजह से आता है। तो साइंटिस्ट से दैट इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम E1 टू E2 देन डेल्टा E which is going to be E2 minus E1 must be equal to plus Q plus W। ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है, जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई थी E1 से E2 तक, उसको हम लोग अगर डेल्टा E के फॉर्म में नोटिफाई करते हैं तो डेल्टा E दैट इज E2 माइनस E1 मस्ट बी इक्वल टू प्लस Q प्लस W। ये जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, ये दो चीजों की वजह से हुआ, एक तो मेरे हीट सप्लाई करने की वजह से और एक मेरे उस सिस्टम के ऊपर काम करने की वजह से। तो मैं हीट की इंक्लूजन करूंगा, हीट की इंक्लूजन करने के अलावा मैं वर्क की इंक्लूजन भी करूंगा कि ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया, ये एक हीट सप्लाई करने की वजह से आया और एक काम करने की वजह से आया, वर्क करने की वजह से आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए मैं सबसे पहले आपको वर्क डन की कन्वेंशंस बता देता हूं, हीट की कन्वेंशंस बता देता हूं। तो अगर ये लिख ली हो स्टेटमेंट्स तो मैं इनको मिटा देता हूं। सबसे पहले तो कन्वेंशंस ऑफ वर्क, वर्क के बारे में एक दो पॉइंट जरूर नोट करना। वर्क इज अ पाथ फंक्शन that is total amount of work depends upon the path followed by the process। ये याद रखो कि सिस्टम पे काम हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सिस्टम काम करे, दोनों चीजें पॉसिबल है। हो सकता है कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में जो कन्वेंशन ऑफ वर्क है उसमें ये नोटिफाइड है दैट इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम then its sign is negative. If work is done on the system then its sign is positive। ये हम लोग सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, ये कन्वेंशन में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्क डन की कन्वेंशंस फिजिक्स से हमारी डिफरेंट होती हैं। केमिस्ट्री की वर्क डन की कन्वेंशंस इंटरनेशनल यूनियन से गवर्नड है, फिजिक्स की वर्क डन की कन्वेंशंस एसआई सिस्टम से गवर्नड है। मतलब हम दोनों साइंसेस, दोनों ब्रांचेस के अंदर वर्क डन का सेम ही होता है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव साइन कन्वेंशंस हैं वो अपोजिंग है, वो उल्टी हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर सिस्टम काम करता है तो ये नेगेटिव वर्क डन होता है, और अगर हमने सिस्टम पर काम किया तो ये पॉजिटिव वर्क डन होता है। फिजिक्स में जो आपके टीचर्स हैं वो इसी साइन कन्वेंशन का उल्टा इस्तेमाल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री की कन्वेंशन यूज कीजिए, फिजिक्स में फिजिक्स।
सो ये जो वर्क डन की बात हम कर रहे हैं, जो हमने यहां पे वर्क रिप्रेजेंट किया, दैट वर्क इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब क्या कि वो स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन वो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आपके प्रोसेस की सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी और इस चीज के ऊपर नहीं कि वो प्रोसेस कैसे हुआ। पाथ फंक्शन वो होता है जो आपके प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपका प्रोसेस कैसे चल रहा है। पहले आपने गैस को एक्सपैंड किया, फिर आपने गैस को कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, फिर कंप्रेस किया, फिर एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया। आप ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इन सारे पाथ्स में जो वर्क डन है वो हर पाथ के लिए कैलकुलेट होकर के फिर टोटल होगा। जबकि स्टेट फंक्शन के लिए ये बीच में आपने क्या किया इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। फंक्शन सिर्फ आपके प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट होता है और बीच में वो प्रोसेस कैसे हो रहा है इस चीज के ऊपर नहीं। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स, ऐसे ही कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या पाथ फॉलो कर रहा है, योर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पाथ दैट इज फॉलोड बाय द प्रोसेस। Work done by the system is taken to be negative work done, and work done on the system is taken to be positive work done. So this type of work done here is expansive work done, मतलब work done के साथ काम के साथ साथ वॉल्यूम का चेंज अकंपनीड होगा। If I say that the type of work done here is expansive, then work done by the system, मान लो कि वो नेगेटिव वर्क डन है, is minus P multiplied by V2 minus V1 or minus P multiplied by something which you can very easily write as delta V. So change in volume multiplied by pressure, this gives you amount of work done by the system। मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। अगर यहीं पे मैंने पॉजिटिव साइन लगाया होता, इसका मतलब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते। वर्क डन की कन्वेंशंस पता होनी जरूरी है। हीट की कन्वेंशंस नॉर्मली स्टूडेंट्स को यंगर क्लासेस से ही पता होती हैं। इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम देन दिस इज पॉजिटिव हीट, इफ हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम देन दैट इज रिलीज्ड हीट इज कॉल्ड नेगेटिव हीट। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के चलते हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सजेस्टिंग दैट डेल्टा E is equal to Q plus W. Now when I write plus Q plus W, this actually means that heat was supplied to the system, and when I write plus W, this means that work was performed on the system and not by the system. यही जो डेल्टा E की वैल्यू है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकर्ड बिकॉज ऑफ supplying heat and providing work, this equation can also vary. अगर मान लो वही बात है कि सपोजिंग कोई सिस्टम को आप हीट सप्लाई कर रहे हो और वो सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क आप उस पर नहीं कर रहे हो, तो यही इक्वेशन Q माइनस W हो जाएगी। उसी हिसाब से हमारी इक्वेशन के साइंस और उसकी कन्वेंशंस ऑल्टर हो जाएंगे जिस हिसाब से आपका प्रोसेस चलेगा। तो प्रोसेस की मूवमेंट के हिसाब से, प्रोसेस के चलने के हिसाब से हम लोग Q और W के साइंस को वेरी कर देंगे। अब इसके साथ में थोड़ी सी जो केमिकल एस्पेक्ट है, यानी कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करें। जैसे कि फॉर केमिकल रिएक्शंस दैट आर डन in open vessels, point 1 pressure is constant, point 2 Q is given as delta H, that is enthalpy change for the reaction। जो Q होगा amount of heat supplied और amount of heat released by the reaction, that will be given as enthalpy change। हमें पता है enthalpy is the total amount of heat content which is present with the system at constant pressure। उसके अलावा if chemical reaction is homogeneous, gas phase, then we know that delta U is equal to Q plus W, जो हमारी यूजुअल कन्वेंशन हमने ली थी। बट इफ रिएक्शन
परफॉर्म्स वर्क। केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं कि हमें उसके ऊपर काम करना पड़े। केमिकल एनर्जी को जरूरी बात है हम किसी और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन काम करेगा, रिएक्शन काम करेगा तभी तो उस केमिकल रिएक्शन का फायदा है। तो अगर केमिकल रिएक्शन काम करता है, बट इफ द रिएक्शन परफॉर्म्स वर्क, देन डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू, क्यू को लिख दोगे डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू। सो माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? माइनस डब्ल्यू मीन्स दैट द सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क। सो डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच minus P delta V. Minus P delta V work will be given as pressure multiplied by change in volume. So pressure multiplied pressure of the reaction. और उसके अलावा अगर आपका रिएक्शन काम कर रहा है तो उसके अंदर जो गैसेज हैं उन गैसेज के अंदर वॉल्यूम चेंज अकम्पनीड क्या था? रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब कांस्टेंट प्रेशर पर जरूरी बात है कोई वॉल्यूम चेंज इनकर हो रहा होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं इनकर होगा तो तुम्हारा रिएक्शन काम कैसे करेगा? रिएक्शन अगर काम कर रहा है इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम चेंज अकम्पनीड है। तो अकम्पनीड वॉल्यूम चेंज को आपको डेल्टा वी के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा। सो वंस यू राइट इट एज लाइक दिस, देन वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो प्रिज्यूमिंग that gases are all ideal गैस इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बोल सकते हैं P डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा Ng इंटू RT। तो डेल्टा Ng इज गिवन एज change in the number of gaseous moles, that is total gaseous product moles minus total gaseous reactant moles. This will be given as delta Ng. So I can also suggest that delta H will be equal to delta U plus delta Ng RT. This expression will normally hold true for chemical reactions that are performing work under constant pressure conditions. So under constant pressure conditions, this delta H represents heat content of a reaction at constant pressure and delta U represents heat content of a reaction at constant volume. इसी चीज के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर डेल्टा यू की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो दैट विल बी हीट कंटेंट प्रेजेंट विद द सिस्टम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस. सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी. बस इतना याद रखना, एक तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा. केमिकल रिएक्शन होमोजीनियस गैस फेज होना चाहिए. लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए आप पी डेल्टा वी को डेल्टा एनजी आरटी नहीं लिख सकते. ये डेल्टा एनजी चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है. तो अगर आपका रिएक्शन पूरा लिक्विड या सॉलिड बेस्ड है, ऐसी स्थिति में इस रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस तरीके की रिएक्शन सिर्फ उन केसेस में इस्तेमाल होगी जहां पर आपका रिएक्शन होमोजीनियस गैस फेज होगा. तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली, जिस फॉर्म से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डील कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस को एनकाउंटर कर लेते हैं. सो once we have known what we have to do for chemical reaction,